अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैप्टन मोहम्मद आप सबका स्वागत करता है। क्या हाल है भाई लोग, सब बढ़िया? आप सब इंडियन भाई बहनों को रिपब्लिक डे की मुबारकबाद। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहनों क्यों बोला। वो इसलिए कि अब हमारे देखने वालों में बहनों की भी अच्छी खासी तादाद है। अच्छा है, वो खुद भी आसानी से बायोफ्लॉक को सीख कर अपने घर में या आंगन में या छत पर इसको आराम से कर सकती हैं और 4 पैसे कमा सकती हैं। तो सबका फ़ायदा होना चाहिए। तो आप सबको मुबारकबाद और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को उनके ज़बरदस्त काम के लिए अकीदत भरा सलाम। खुदा से दुआ है कि हमारे देश को और आप जैसे पढ़े लिखे और जिगर वाले महापुरुष दें, जो देश के हर छोटे से छोटे या गरीब से गरीब आदमी को बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए जद्दोजहद करें। क्योंकि असल में देश को हम उसी वक्त खुशहाल कह सकते हैं जब उसका एक एक बंदा खुशहाल हो, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे शहर वाला चाहे छोटे से गांव वाला। जहां रोज़ किसान खुदकुशी करें या सिर्फ भूख और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की मौत हो जाए। आई एम सॉरी, ऐसे इंडिया की आरजू नहीं की थी ना भगत सिंह ने ना मौलाना आज़ाद ने। चलिए, फिर भी आप सबको 26 जनवरी मुबारक हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन भाई का जिन्होंने फिर से बड़ी मेहनत से पिछले वीडियो का भी बड़ी महारत के साथ इंग्लिश सबटाइटल बना दिया है। थैंक यू सर, तहे दिल से शुक्रिया फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और हमारे बहुत से भाई जो हिंदी या इंग्लिश नहीं समझते हैं, वो भी अपने ज़बान में हमारे सबटाइटल वाले वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी आपके लैपटॉप में, वो मैं आपको अभी 1 मिनट में बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपको वीडियो बंगाली ज़बान में सुनना है, बंगला ज़बान में, तो नंबर 1, आप सबसे पहले वीडियो पर जाइए और वीडियो के नीचे यहाँ पर सेटिंग का बटन है, उसको क्लिक करिए। वो करने के बाद में आपके सामने इस तरह का बार खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबटाइटल CC इंग्लिश यहाँ पर क्लिक करना है, वहाँ पे क्लिक करें, और जब वहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दूसरा बार खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑटो ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दुनिया की कमोबेश सारी ज़बान मिलेगी। जब आपको इसमें से जो भी ज़बान चाहिए वो आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमको बंगला लेना है, तो हमने ये बंगला पर क्लिक किया है। तो ये क्लिक करने के बाद में जो है वो आप देख सकते हैं कि अब आप हमारा पूरा वीडियो जो है वो नीचे आपके बंगला ज़बान में भी लिख कर आ रहा है। आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। पिछले पार्ट में हमने बात की थी बायोफ्लॉक में एरिएशन की ज़रूरत क्यों है और किस किस्म का एयर बबल वाला स्टोन बायोफ्लॉक में इस्तेमाल करना चाहिए या बेहतर होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायोफ्लॉक के अलग अलग स्टेज में कितनी एयर की ज़रूरत होती है और अच्छा और सस्ता एयर पम्प कौन सा है। मुझे नहीं पता कि मैं ये एयर पम्प वाले को इस टाइम पे ले सकूँगा कि नहीं, बट ट्राई करते हैं। ये हमारे पम्प का LPM और KPM कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। सबसे पहले एक सवाल, हमको ज़्यादा ख्याल किसका रखना है, पानी का या मछली का? शायद आप बोलेंगे कि मछली का, पर नहीं। क्यों? क्योंकि मछली पानी पर डिपेंड है और पानी मछली पर डिपेंड नहीं है। पानी आप पर डिपेंड है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट पानी है। जितना ज़्यादा पानी अच्छा होगा, मछलियों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जब मछलियों को फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा। इसलिए बायोफ्लॉक में ज़्यादा ख्याल रखने वाली चीज़ पानी है, यानी कि पानी के सब पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पानी के कितने पैरामीटर्स हैं जो बायोफ्लॉक में ठीक से काम करना चाहिए? पानी को अगर हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करें तो पहला आएगा बेसिक वाटर, उसका एक ही पैरामीटर है, वो मैं बाद में बताते जाऊँगा, जल्दी थोड़ा सा शॉर्ट में निकालता हूँ इसको। दूसरा है जनरल और कॉमन वाटर, उसके 3 पैरामीटर्स हैं, 4 पैरामीटर्स हैं। और तीसरा है आइडियल फॉर लिविंग, या लीफ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो आइडियल होता है, उसके भी तकरीबन 4 या 5 पैरामीटर्स हैं। और चौथा
यानी कि एक हमारे बायोफ्लॉक में लिविंग के लिए मतलब पूरा लिविंग, ब्रीडिंग, नर्सिंग और फिश ग्रोथ शुरुआत से लेकर आखिर तक, गुड फॉर रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलेंगे, इसके तकरीबन 15 पैरामीटर्स हैं। ये जैसे अमोनिया, टेम्परेचर, डीओ, नाइट्रेट यानी NO3 माइनस, अल्कलाइन, पीएच, हाइड्रोजन डिसल्फाइड, विटामिन, CO2, कंडक्टिविटी, नाइट्राइट, प्लांटोन, मिनरल्स, TDS और TSS वगैरह। आप में से कुछ लोगों ने TDS के बारे में तो शायद सुना ही होगा, बट मैंने अभी तक किसी भी चैनल पर TSS के बारे में बात करते हुए नहीं सुना किसी को। और बाकी के जो इतने सारे पैरामीटर्स भी बताएं उसमें से काफ़ी चीज़ मुझको बाकी के चैनल पे कहीं मिली नहीं है कि कोई इनके बारे में बता रहा हो, जबकि ये एक अच्छे बायोफ्लॉक पानी के लिए ये सारे पैरामीटर्स सही होना ज़रूरी है। पानी पर हम बाद में और डिटेल से बात करेंगे, वाटर प्रिपरेशन के टॉपिक पे। इतनी बात मैंने सिर्फ इसलिए बताई है ताकि आपको पानी की अहमियत थोड़ा सा समझा सकूं। अब आते हैं एयर कटनी देनी है। कटनी देनी है? नहीं, कटनी तो MP में है। आई मीन कितनी देनी है? 10,000 लीटर पानी में कितनी एयर देनी है? थोड़ा मुस्कुरा लिया करो भाई लोग, सेहत के लिए अच्छा होता है। सवाल नंबर 1, पानी में एयर मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा क्यों नहीं देनी है या क्यों नहीं दे सकते हैं? हमारे कोई भाई पूछ रहे थे कि ज़्यादा एयर देंगे तो क्या नुकसान है। नंबर 1, सबसे पहली बात यह है कि भाई जब आप एयर ज़्यादा देंगे तो पानी का DO बढ़ेगा। DO डिज़ोल्व ऑक्सीजन, और पानी में DO 6 ppm से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो पानी का टेम्परेचर गिरेगा, और ज़ाहिरी सी बात है कि टेम्परेचर गिरेगा तो मछली की फार्मिंग के लिए नुकसानदेह है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि टैंक में सिर्फ एयर ही एक ऐसा ज़रिया नहीं है जिसकी वजह से हम DO बढ़ाते हैं, बल्कि हम बेखबरी में टैंक का DO बढ़ाते ही रहते हैं। कैसे? या टैंक का DO खुद ब खुद बढ़ता है? कैसे? जैसे कि आप टैंक में कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइम डालते हैं, आसान भाषा में चूना। उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है CaCO3। उसमें क्या होता है? उसमें होता है 40% कैल्शियम, 12% कार्बन और 48% ऑक्सीजन। यस, तो यहाँ गई ऑक्सीजन पानी में। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि टैंक में आपका जो प्यारा सा बैक्टीरिया है, याद है वो क्या प्रोड्यूस करता है? लास्ट वीडियो में बताया था हमने। एनीवन प्लीज़, किसी को याद है? चलिए ठीक है, इसलिए कहते हैं कि भाई वीडियो को 2-3 बार देख लिया करिए। वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है O2 माइनस, मतलब के ऑक्सीजन। तीसरी बात, आप जो मोलेसेस डालते हैं उसमें भी थोड़ी सी मिकदार ऑक्सीजन की पानी में ऐड होती है। चौथी बात, आपके टैंक में एक पौधा होता है, प्लांट होता है, उसको कहते हैं फ्लैट फाइटोप्लांटन। और हर प्लांट क्या करता है आपको तो पता ही है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, हमारे टैंक में कई ज़रिए से ऑक्सीजन ऐड होती रहती है। ये हो गई एक वजह। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि O2 माइनस और NH4 का जब झगड़ा होगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और देख लीजिए ताकि आप इस मारामारी के बारे में जान सकें। तो जब वो O2 माइनस और NH4 का झगड़ा होता है तो कैसे हमारे एयर देने से ये अमल फास्ट होता है, और जब ये अमल फास्ट होता है तो कैसे पानी की जो अमोनियम है वो ख़त्म होने लगती है। लेकिन हमारे पानी में अमोनिया की ज़रूरत है। हमको पानी में से पूरी अमोनिया ख़त्म नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सारी अमोनिया ख़त्म हो गई और सारी अमोनियम ख़त्म हो गई तो ये जो पूरी साइकिल है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, पूरी साइकिल अमोनिया से अमोनियम और फिर अमोनियम से होते होते वो NH4 तक, वो तो पूरी साइकिल ही बंद हो जाएगी ना दोस्त। मतलब अमोनिया रहेगा ही नहीं तो आगे बढ़ेगा क्या, कहानी चलेगी कहाँ से?
तो वो पूरी साइकिल ख़त्म हो जाएगी, बल्कि उस साइकिल को शुरू करने के लिए फिर से हमको पूरा अमोनिया डालना पड़ेगा और फिर पूरी कहानी वापस से लंबी करनी पड़ेगी, जो हम वाटर प्रिपरेशन जो करते हैं बार बार उसकी बात करते हैं वाटर प्रिपरेशन की। तो दोस्तों इसलिए हमको ज़्यादा नहीं, इतना एक्स्ट्रा नहीं देना है कि पूरी अमोनिया ही पूरी साफ़ हो जाए। इसलिए हमको इतना एयर नहीं देनी है कि हमारा पानी अमोनिया फ्री हो जाए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। सवाल नंबर 2, टैंक में एयर कितनी देनी है? अगर मैं आपको कहूँ कि 10,000 लीटर वाले पानी में 80 लीटर एयर से भी कम चल सकता है, तो आप सब चौंक जाएंगे, है ना? क्योंकि कुछ सीसी यानी चूरन चैनल पर 200 लीटर और 250 लीटर बताया गया है, और इस बारे में कोई ख़ास डिटेल भी नहीं दी गई है कि क्यों। पर ऐसा नहीं है, बल्कि 100 LPM से भी काम चल सकता है, और मुमकिन है अगर आपका बैक्टीरिया सही तरीके से काम कर रहा है फुल फॉर्म में। शुरुआत में अमेरिका में ये सक्सेस नहीं हुआ, इंडोनेशिया में भी सक्सेस नहीं हुआ। सबसे पहले ये सक्सेस हुआ था ब्राज़ील में। ब्राज़ील के किसी बंदे ने इसमें सबसे पहले कामयाबी हासिल की थी। अब सवाल है कि कितना देना है यार, क्योंकि हम तो बिल्कुल नए हैं इस मामले में। तो भाई लोग, आम तौर पर 10,000 लीटर पानी के लिए कितना LPM काफ़ी होगा, ये एक सवाल ये एक जुमले में इसका जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ एक LPM हम नहीं दे सकते हैं। इसके अलग अलग स्टेज हैं, और स्टेज वाइज हमको जो है वो इसको समझना पड़ेगा और एयर देनी पड़ेगी। स्टेज 1 वाटर प्रिपरेशन, कि जब हम पानी का वाटर प्रिपरेशन करते हैं जो तकरीबन 21 दिन का होता है, उसकी प्रॉपर साइकिल स्टार्ट होकर फुल मैच्योरिटी के साथ में चलने के लिए उसको 21 दिन लगते हैं, और 21 दिन में हम अपना वाटर का प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें अगर हमारा पानी 1000 से 5000 लीटर तक है, तो उसमें 38 LPM काफ़ी होगा। और वही पानी अगर हमारा 6000 से 10,000 लीटर पानी का है, तो उसमें 70 LPM काफ़ी होगा। और स्टेज 2 यानी जब हम फिंगरलिंग डालते हैं सीडिंग के टाइम पर, जो हमारा तकरीबन होता है 10 से 15 ग्राम का, तो उसमें 1000 से लेकर 5000 लीटर अगर हमारा पानी है, तो उसमें हमारा जो है वो ये LPM कम हो जाएगा। मतलब जहाँ पे 38 था वहाँ पे कम होकर ये 20 पे आ जाएगा, और जहाँ 70 था, मतलब 6000 से 10,000 लीटर पानी का, तो वहाँ पर ये कम होकर सिर्फ 30 के ऊपर आ जाएगा। इसकी वजह भी मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली हमको पानी में जो हम एयर दे रहे हैं, वो एयर क्यों दे रहे हैं, पिछली वीडियो में तो बताया था, लेकिन इसके ना और थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा आप एक चीज़ और इसके ना समझिए कि हम सिर्फ मछली के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम इसके अंदर जो फ्लॉक तैयार हो रहा है और ये पूरी जो साइकिल चल रही है, इसके लिए भी हम इसको दे रहे हैं। तो फ्लॉक के लिए हमको ज़्यादा लगेगा जब उसको प्रिपेयर करना होगा, और फिर एक बार ये फुल साइकिल अपनी शुरू हो गई, तो अब साइकिल तो शुरू हो चुकी है ना, तो अब उसको ज़्यादा ताकत से पेडल मारने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम आराम से पेडल मारते रहेंगे तो चलती रहेगी। शुरुआत में ही ज़्यादा लगता है। जिन लोगों ने साइकिल चलाई है वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अब स्टेज 3 आता है हमारा। ये तो हमने हो गया, प्रिपरेशन भी कर लिया और फिंगरलिंग भी डाल दिया। अब आगे का क्या? तो आगे स्टेज का ये है कि जैसी जैसी मछली आपकी बड़ी होगी ग्रेजुअली, उस हिसाब से आपका पानी बढ़ेगा। क्योंकि जब आपने फिंगरलिंग डाला था और जब आप वाटर प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ज़ाहिर बात है भले आपका 10,000 लीटर का पानी का टैंक हो, लेकिन जब आप फिंगरलिंग डालेंगे तो आप पूरा टैंक तो उस टाइम भरेंगे नहीं ना। उस टाइम पे खैर ये तो दूसरा टॉपिक हो गया वाटर प्रिपरेशन के, ना इसको लेंगे, लेकिन फिर भी एक मैं मोटी मोटी बात आपको समझाता चलूँ यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें डबल टाइम आएगी तो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो को इंटरकनेक्टेड है। तो ठीक है, तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त आपका टैंक में पानी कितना होगा? उस वक्त आपके टैंक में पानी होगा 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक बस। क्यों? क्योंकि फिंगरलिंग इतना छोटा होता है दोस्तों कि ये इसके ऊपर अगर आप 4 फुट का और 5 फुट का पानी का प्रेशर डालोगे तो ये इसकी सेहत के लिए हानिकारक है। मतलब इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है ये। तो पानी आपका शुरुआत में कम रहेगा, और फिर स्टेज 3 पर जब आप पानी इसका जैसे जैसे मछली आपकी बड़ी होती जा रही है, आप इसमें पानी बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर वो हिसाब से आपका LPM थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन बढ़ के भी ये कहाँ तक जाएगा? ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं।
ये वही है आपका जो 10,000 के ऊपर मैंने बताया कि 20 से आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते ये 30 तक आएगा। ठीक है, ये हो गया स्टेज 3। स्टेज 4, अगर कोल्ड सीज़न है या टेम्परेचर लो है तो अब आप इसको समझिए। जो पानी की एबिलिटी होती है ऑक्सीजन को एग्जॉर्ब करने की और उसको होल्ड करने की, मतलब पानी की जो एबिलिटी है ऑक्सीजन को अपने अंदर जज्ब करने की और उसको बरकरार रखने की, वो कम टेम्परेचर पर या कोल्ड सीज़न में, ठंड के अंदर वो बढ़ जाती है। तो वो जब बढ़ जाएगी तो जारी बात है कि आपको उसके अंदर फिर आपको एलपीएम कम करना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी फटाफट ले रहा है, वो अपने अंदर ले भी रहा है और रोक के भी लंबे टाइम तक रख रहा है। ये हो गया स्टेज 4। स्टेज 5, इसके बरखिलाफ़ हॉट सीज़न, हॉट वेदर या तो हाई टेम्परेचर, इसमें पानी की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है ऑक्सीजन को लेने की भी और ऑक्सीजन को होल्ड करके रखने की भी। तो हॉट सीज़न में या हाई टेम्परेचर के टाइम पर हमको एलपीएम बढ़ाना पड़ेगा। क्या भाई लोग मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? इतना डिटेल में मैंने तो भाई किसी को बताते हुए नहीं देखा। उम्मीद है आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा होगा। तो दुआ किया करो भाई, आपकी दुआ बहुत अहमियत रखती है, इतना तो कर ही सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे इतना डिटेल में कैसे पता है, या मेरी इस सारी नॉलेज का सोर्स क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ माई नॉलेज। तो दोस्तों, मैंने इंट्रोडक्शन में ही के बारे वीडियो में बताया है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दिया था। फिर से बोलता हूँ कि बायोफ्लॉक पर बहुत सारी है ना बुक्स अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वो किताबें, और ख़ास तौर पर जब से इस बारे में मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, तो उसके बाद से जो है वो आपकी दुआओं से बहुत सारे एक्सपर्ट बायोफ्लॉक के, जो अमेरिका से हैं, ब्राज़ील से हैं, इंडोनेशिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, इनके साथ में भी कांटेक्ट हुआ है। उन्होंने भी मुझसे कांटेक्ट किया है और वो लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं, और जो भी मुझे डाउट्स होते हैं उसको क्लियर करते हैं। उसमें से मैं ख़ास तौर पर हमारे ब्रदर पल्टन का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा, जिनको एक नहीं बल्कि 3 साल का तजुर्बा है नेचर फ़िश फार्मिंग का, और जो खुद भी रिसर्चर हैं, जो 129 यानी 129 एक्सपेरिमेंट खुद कर चुके हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अब तक पिछले 11 महीने में 2 बायोफ्लॉक सर्कल कंप्लीट कर लिया है। हार्वेस्टिंग का पूरा हो चुका है उनका, तीसरा चल रहा है, तीसरा भी ख़त्म के ऊपर है, समझो एक तरीके से। अब आप खुद ये तय करिए, जो आदमी खुद 11 महीनों से बायोफ्लॉक कर रहा हो, 2 साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका हो, खुद रिसर्चर भी हो, वो ज़्यादा सही जानकारी देगा और मुझको उसकी बात सुननी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए, या वो जो हमको सिर्फ इस फार्म से उस फार्म और उस फार्म से उस फार्म घुमा रहा हो और घूमकर खुद चला आया और इंडिया में आके बायोफ्लॉक का रामदेव बाबा बन के बैठ गया। वो कलाकार ज़्यादा सही मालूमात देगा या वो बंदा सही मालूमात देगा? फ़ैसला हमने करना है, और बल्कि ठंडे दिमाग से अपने जज्बात को साइड में रख के और हकीकी दुनिया में रहते हुए होश हवास के साथ में हमको फ़ैसला करना है। मेरे हिसाब से तो वो मालूमात नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ घुमा रहा है, और हमारे भोले भाई लोग घूम घूम के खुश हो रहे हैं। रामदेव बाबा से याद आया, किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था, आप खुद देख लीजिए, मैं खुद नहीं बोलूँगा। चलिए, सवाल नंबर 3, कितने केपीए या एमपीए मतलब कितने पास्कल का पंप लगेगा? आम भाषा में कितने प्रेशर का पंप लगेगा? तो इसमें है कि 16 से 17 केपीए या 0.017 एमपीए का प्रेशर वाला पंप आपको 10,000 लीटर के पानी के लिए काफ़ी होगा। सवाल नंबर 4, हाउ टू नो एरिएशन इज़ मोर देन रिक्वायर्ड? ये भी हमारे एक सवाल था भाई का, कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो एरिएशन दे रहे हैं वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, जो हम पानी दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं। तो उसका जवाब है, इट इज़ डिपेंड अपॉन द मैनी फैक्टर। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे वेदर है, मौसम है, एरिया है, टेम्परेचर है, डीओ है, वाटर कलर है, वगैरह वगैरह। इन सब के साथ आप ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको इसका जवाब मिल जाएगा।
सवाल नंबर 5 है, ऐसा पंप मिलेगा कहाँ? इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पर उससे पहले मुझे आपसे 2 पॉइंट पर कुछ कहना है। अचानक याद आ गया, नहीं तो भूल जाऊंगा, तो अब मैं अभी बोल देता हूँ, बाद में हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ। उसमें से पॉइंट नंबर 1 है, मुझसे किसी भाई ने पिछले वीडियो में पूछा था कि 10,000 लीटर के टैंक में कितना एलपीएम देना है। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ और उन भाई से भी पूछना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब अगर मैंने एक लाइन में दे देता तो क्या आप ये सब कुछ बारीकी जान सकते जो आपने अभी ऊपर समझी है? क्या सच में आप उस एक लाइन वाले जवाब से उतना फ़ायदा उठा सकते जितना अब आपको पूरा फंडा क्लियर हुआ है? क्या ये आपके सवाल के साथ इंसाफ होता? नहीं, ना आपके साथ इंसाफ होता, ना इस टॉपिक के साथ इंसाफ होता। तो दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि जल्दी मत कीजिए, नुकसान आपका होगा। बायोफ्लॉग एक कंप्लीट साइंस है, नेचुरल प्रोसीजर है, जिसकी ठीक से स्टडी करनी होगी और समझना होगा और प्रैक्टिकल करके देखना होगा। पकौड़ा नहीं है कि तला और खा लिया। मुझे पता है कि कुछ लोग 2 दिन की ट्रेनिंग के नाम पर आपको धोखा दे रहे हैं और कुछ लोग इसी 2 दिन की ट्रेनिंग लेकर अपना यूट्यूब चैनल पर आपको डबल धोखा दे रहे हैं। पर दोस्तों, आई एम सॉरी, मैं आपको ये 2 दिन वाला पकौड़ा खिलाकर धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मेरी उन सब दोस्तों से बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है जो जल्दी कर रहे हैं या अलग अलग टॉपिक के लिए सवाल कर रहे हैं कि भाई अपने हाल पर रहम कीजिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। आपके जो भी सवाल हैं मैं उन सब को एक एक करके लेने वाला हूँ, पूरी डिटेल के साथ लेने वाला हूँ। आप मेरे किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लें, उसमें मैंने सारे टॉपिक लिखा हूँ कि मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, और उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐड भी होंगे आगे जाके। तो आप जो भी कमेंट करें वो ऑन द टॉपिक ही करें। ये मैं कहना चाह रहा था अपने फर्स्ट पॉइंट में। शुक्रिया। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। कुछ कमेंट देखकर ऐसा लगता है कि कमेंट करने वाले ने पूरा वीडियो देखा ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा देखा और मार दिया कमेंट उठा के, या ध्यान से नहीं देखा है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, बराए मेहरबानी ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, बल्कि मैं कहता हूँ 2-3 बार देखिए। अधूरा देखना या बगैर ध्यान से देखना नुकसानदेह हो सकता है। चलिए मैं आपको इस पर एक जोक सुनाता हूँ, एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा और मज़ेदार हो जाएगा। हुआ यूँ कि किसी मस्जिद में जुमा का बयान चल रहा था। भाई, जोक है, नहीं तो फतवा मत देने लगना, पहले ही बता देता हूँ, जोक को जोक की तरह ही लेना, ये जोक बोल रहा हूँ। हाँ तो आपने भी देखा होगा कि हमारे कुछ भाई जो काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक से नींद भी पूरी नहीं होती, वो कभी कभी जुमा के बयान में कभी कभी झोंके मारने लगते हैं नींद की। तो एक सब ऐसे नहीं होते हैं, 1-8% होते हैं, कभी कभी वो भी नहीं होते, मतलब रेयरली ऐसा होता है, लेकिन मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। तो एक ऐसे ही चचा जुमा के बयान में बेचारे नींद के साथ जंग करते हुए झोंके मार रहे थे, और इमाम साहब बयान में बता रहे थे कि अगर जमाई आए तो ला हौल वला कुव्वत पढ़ना चाहिए। जमाई मतलब जो हम नींद आने पर जो मुंह खोलते हैं ना, आ करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, इंग्लिश में उसको यौन कहते हैं, YOWN। तो उन साहब ने, जो आधा सुन रहे थे और आधा सो रहे थे, उन्होंने कुछ और ही समझ लिया। नमाज के बाद जब घर पर गए तो जब भी उनका दामाद घर पर आता था तो दामाद के आते ही वो पढ़ लेते थे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। दामाद ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, कुछ दिन देखा, फिर उससे रहा नहीं गया, तो झुंझला कर ससुर जी से पूछ लिया कि मैं जब भी आता हूँ आप लाहौल पढ़ने लगते हैं, मैं शैतान हूँ क्या? तो ससुर जी ने जवाब दिया कि वो तो मुझे पता नहीं, पर इमाम साहब जुमा के बयान में बोल रहे थे कि जब भी जमाई आए तो लाहौल पढ़ना चाहिए। जमाई यानी वो
वो घर जमाई वाला जमाई समझे, यानी दामाद। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद घर में जो महाभारत शुरू हुई होगी उसका सीन क्या हुआ होगा। तो हंसते रहिए, हंसना मना नहीं है, लेकिन शेयर करके दूसरों को भी हंसने का मौका दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की ज़बरदस्त मालूमात के साथ। अगर आप हमारे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बायोफ्लॉग का इसी सीरीज़ में इंट्रो वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आप बायोफ्लॉग को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा। जब भी वीडियो पर कोई इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको भी मिल जाएगी। अगर कुछ पूछना हो या कमेंट करना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई मशवरा देना हो तो ज़रूर दीजिए। हेल्थी सजेशंस ऑलवेज़ वेलकम। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। खुश रहिए और जितना हो सकता है दूसरों की मदद करिए। ये फ्री इन्फॉर्मेशन दूसरे किसी भाई के काम आ सकती है। इस वीडियो को शेयर करके दूसरों की मदद करिए। और हाँ, किसी बहन को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो दोस्तों, अब इजाज़त दीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग, वो भी फ्री, बिल्कुल मुफ्त। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।